नमस्कार बच्चों, आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करते हैं कि आप अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई पर विशेष ध्यान दे रहे होंगे। आज मैं उपस्थित हूँ बीए द्वितीय वर्ष हिंदी साहित्य पाठ्यक्रम विश्लेषण के अंतर्गत आधुनिक भारतीय साहित्य जेनरिक फर्स्ट के पेपर को लेके। आज हम इस वीडियो में संपूर्ण पाठ्यक्रम का विश्लेषण करेंगे। उम्मीद करते हैं कि आपको चीज़ें समझ में आएंगी। आते हैं हम पाठ्यक्रम पे। आप लोगों को पाठ्यक्रम दिखाई दे रहा होगा। यह पाठ्यक्रम मैंने हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय शिमला की साइट से डाउनलोड किया है। यही पाठ्यक्रम आपके पाठ्यक्रम में मतलब सिलेबस में लगा हो जो आपको पढ़ना है। इस वही जैसे अन्य पेपर हैं उसी तरह से भी ये 30 नंबर का आपका इंटरनल असेसमेंट है और 70 नंबर के आपके ये पेपर आएगा एग्जाम में करने के लिए। सर्वप्रथम पेपर के शीर्षक को समझ लेते हैं। आधुनिक भारतीय साहित्य। आधुनिक भारतीय साहित्य के अंतर्गत हमें केवल हिंदी साहित्य को नहीं पढ़ना है, भारत के विभिन्न साहित्य को पढ़ना है और समझना है, चीज़ों को जानना है। अब आधुनिक भारतीय साहित्य इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि इसके अंतर्गत हमें प्राचीन काल मध्यकाल को नहीं पढ़ना, आधुनिक काल को पढ़ना। आधुनिक काल में जो भी साहित्य लिखा गया है अलग अलग राज्य में अलग अलग भाषा भाषी क्षेत्र में उन साहित्य को इसमें शामिल किया गया है। और ये आप लोगों को लिए इसलिए पढ़ना है, साहित्य का ज्ञान हर विद्यार्थी को, किसी भी सब्जेक्ट का विद्यार्थी उसको होना जरूरी होता है कि साहित्य हमें संवेदनशील बनाता है। साहित्य हमें बहुत गहराई से समाज के सच को उद्धृत करता है। इतिहास में हम किसी भी घटना के डाटा कलेक्शन को पा सकते हैं अर्थात तथ्यों का एक जमावड़ा होता है इतिहास, जो हमें हर समय की चीज़ों के बारे में बताता है कि ये घटना, ये लड़ाई या जो भी चीज़ें हैं वो इस समय में हुई है। उसी तरीके से राजनीति शास्त्र हमें अनुच्छेदों के माध्यम से तमाम तरह की चीज़ों को बताता है, समझाता है, जो लॉ नियम है उसके बारे में बताता है। लेकिन साहित्य एक ऐसी चीज़ है जो भी अनुच्छेद, जो भी नियम हैं या जो भी ऐतिहासिक तथ्य हैं, जो भी घटनाएं हुई हैं, उसकी गहराई में जाके बहुत बारीकी से महसूस कराने की क्षमता रखता है। साहित्य एक ऐसा विषय है जो हर भाषा भाषी को पढ़ना चाहिए और संपूर्ण जो चीज़ें हैं वो इसमें शामिल हैं, चाहे वो सामाजिक ज्ञान हो, चाहे राजनीतिक ज्ञान हो, चाहे अर्थशास्त्र का ज्ञान हो, मतलब जो भी ज्ञान है सब साहित्य का ही भाग है, क्योंकि साहित्य सामाजिक संरचना का एक भाग है और साहित्य में सभी चीज़ें समाहित है। आप लोग अगर एक उपन्यास पढ़ेंगे तो देखेंगे उपन्यास में समाज भी है, सामाजिक रूढ़ियाँ भी हैं, संस्कृति भी है, राजनीति भी है ना, इतिहास भी है, इकोनॉमिक्स भी है, बदलते समय का परिदृश्य भी है, तमाम तरह की चीज़ें उसमें देखने को मिलेगी। वो सब एक साथ अगर कहीं देखने को मिलता है तो वो है साहित्य, इसलिए साहित्य जरूरी हो जाता है। अब अपना ज़्यादा टाइम ना लेते हुए हम बढ़ते हैं अपने सिलेबस की ओर। सिलेबस में इकाई फर्स्ट आपको दिखाई दे रहा होगा, आप ध्यान से देखिए, थोड़ा सा हाईलाइट करके आपको दिखाती हूँ। इकाई 1 के अंतर्गत जो आपको पढ़ना है, स्वाधीनता संग्राम और भारतीय नवजागरण तथा उसका भारतीय साहित्य पर प्रभाव, भारतीय साहित्य और राष्ट्रीयता। 3-4 टॉपिक एक साथ यहाँ दिया गया है। सर्वप्रथम हम समझेंगे स्वाधीनता संग्राम और भारतीय नवजागरण क्या है। मैं एक साथ इन दोनों को इसलिए ले रही हूँ क्योंकि स्वाधीनता संग्राम और भारतीय नवजागरण का दोनों से आपस में सामंजस्य है। एक दूसरे को एक साथ बताए बिना इन दोनों की बात नहीं की जा सकती, क्योंकि दोनों एक दूसरे के पूरक के रूप में काम करते हैं। स्वाधीनता संग्राम से तात्पर्य है स्वाधीनता के प्रति आंदोलन, अर्थात जब हम आज़ादी के लिए अपनी आवाज़ उठाते हैं कि हमें आज़ाद होना है, उसके लिए जो भी मूवमेंट होता है, जो भी आंदोलन होता है, स्वाधीनता आंदोलन की श्रेणी में आता है। वो आज़ादी के लिए सर्वप्रथम जब भारतीय परिदृश्य में आवाज़ उठी थी, या कह सकते हैं कि अंग्रेजों के विरुद्ध आवाज़ उठी थी, वो पहली जो क्रांति थी वो 1857 की क्रांति थी, जिसमें विद्रोह किया गया था और यह बताया गया कि हमें स्वाधीनता चाहिए, हमें आज़ादी चाहिए। 1857 से लेके हमें आज़ादी मिलती है 1947 में। वहाँ तक का जो एक समय है, जो एक समाज का की जागृतियाँ हैं, उन सब को इस भारतीय नवजागरण में शामिल किया गया है। भारतीय नवजागरण को हम 2-3 रूपों में समझेंगे। सर्वप्रथम हम ये समझते हैं कि इसका भारतीय नवजागरण का जो हिंदी पक्ष है उसको छोड़ते जो भारतीय नवजागरण का जो राजनीतिक और सामाजिक पक्ष क्या रहा है उसके बारे में जानेंगे। ये जो भारतीय नवजागरण है वो यूरोप के पुनर्जागरण आंदोलन का प्रभाव है। मतलब कि यूरोप में जो पुनर्जागरण आंदोलन चल रहा था, भारत पे उसका प्रभाव पड़ता है। उसकी बड़ी सारी चीज़ें जो भारतीय समाज विचारधारा पे अपना प्रभाव छोड़ती हैं और भारत में नवजागरण का जन्म होता है। और इसका संबंध स्वाधीनता संग्राम 1857 की क्रांति से भी जुड़ता है, क्योंकि 1857 क्रांति में लोगों ने, वो क्रांति विफल जरूर रही लेकिन लोगों ने बता दिया कि हम समझ चुके हैं, अब
आप हमें गुलाम नहीं बना के रख सकते, अब हम अपनी आज़ादी के लिए हुंकार भरेंगे। तो अब देखते हैं कि भारतीय नवजागरण जो है उसमें कौन कौन से सामाजिक बुराइयां, कुरीतियां, कर्मकांड या कह सकते कौन कौन सी चीज़ें रही हैं जिसके विरुद्ध लोगों ने आवाज़ उठाई। तो वो रहे हैं सामाजिक रूढ़ियाँ, कर्मकांड का भेदभाव समाज में बहुत ज़्यादा था, और इन सब के प्रति दूसरा आवाज़ उठाना, लोगों को बताने का काम लोग कर रहे थे। इस दौर में प्रेस की स्थापना हुई थी, जो कि अंग्रेज़ों ने अपने फ़ायदे के लिए किया था, लेकिन कहीं ना कहीं नवजागरण को आगे बढ़ाने में, उसको सफल बनाने में प्रेस की बहुत बड़ी भूमिका रही। क्योंकि जब लेखक लिखने लगे तो प्रेस के माध्यम से मैगजीन छपना, अखबार छपना और लोगों को जागरूक करना, तमाम तरह के काम किए जा रहे थे। नवजागरण के दौरान जो समाज में चीज़ें व्याप्त थी, जैसे ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राम मोहन राय ने 1828 में किया, जिसके माध्यम से जो धार्मिक कर्मकांड थे, पुरानी जो रूढ़ियाँ थीं, उसका विरोध किया इन्होंने। अगला जो समाज में व्याप्त था, सती प्रथा। सती प्रथा का अंत किया गया, जिसमें बहुत पूर्ण योगदान रहा है राजा राम मोहन राय का, कि स्त्रियां, सती प्रथा मतलब पति के मरने के बाद स्त्रियां को जिंदा जला दिया जाता था। तो ये कहा गया कि जो आधी आबादी को बिना वजह ख़त्म कर दिया जाएगा तो हम लड़ाई में आगे कैसे बढ़ सकते हैं। तो एक पुरानी रूढ़िगत परंपरागत सोच है, इससे हमें निजात पाना होगा, इसे बदलना होगा। फिर देखते हैं समाज में प्रार्थना समाज की स्थापना होती है 1867 में, 1867 में, जिसके संस्थापक होते हैं केशव चंद्र सेन। केशव चंद्र सेन ने प्रार्थना समाज की स्थापना की। उसमें भी यही था कि समाज को जागरूक करना है, समाज को एक मिनट बच्चों, वीडियो थोड़ा सा मैंने मोबाइल को ध्यान नहीं दिया। क्या बता रही थी? प्रार्थना समाज के संस्थापक रहे हैं केशव चंद्र सेन, जिन्होंने भी आम जनता के बीच इसके जो अनुयायी रहे हैं, वो भी आम जनता के बीच जाके लोगों को जागरूक करना, उनकी समस्या को सुनना आदि काम करते रहे। आर्य समाज की स्थापना 1875 में की गई, जिसके संस्थापक रहे दयानंद सरस्वती। उन्होंने भी सामाजिक भेदभाव को दूर करने का बहुत प्रयास किया। और आर्य समाज का सबसे बड़ा रोल रहा है भाषा के विकास में, हिंदी भाषा के विकास में आर्य समाज का बहुत बड़ा योगदान रहा है। हिंदी भाषा के विकास में इन्होंने आर्य समाजवादियों ने अपना योगदान दिया। आगे बढ़ते हैं, नवजागरण के अंतर्गत जो देखते हैं, समाज थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना हुई, रामकृष्ण मिशन की स्थापना हुई, ईश्वरचंद्र विद्यासागर का एक अपना अहम योगदान रहा। उन्होंने विधवा विवाह के लिए अंतिम समय तक लड़ते रहे कि विधवा विवाह होना चाहिए, ऐसे मतलब स्त्री की दुर्गति पे उन्होंने सवाल उठाया कि इस तरह से उनकी दुर्गति क्यों हो, आखिर उसका दुख वो अकेले क्यों सहें और क्यों सहें। तमाम तरह के जो सामाजिक बुराइयां थी, कुरीतियां थी, कर्मकांड थे, उन सब के प्रति जब आवाज़ उठाई जाने लगी, तब नवजागरण का जन्म हुआ। नवजागरण इसलिए भी कहा जा रहा है, अगर हम हिंदी साहित्य के क्षेत्र में देखें तो भक्ति काल का जो आंदोलन रहा है मध्यकाल में, भक्ति काल का आंदोलन, जो भक्तिकालीन कवि रहे हैं, उन लोगों ने सर्वप्रथम समाज के बारे में लिखा, समाज की बुराइयों के बारे में लिखा। आप लोग कबीर को पढ़ेंगे, तुलसी को पढ़ेंगे, जायसी को पढ़ेंगे ना, सूरदास को पढ़ेंगे, इन लोगों की रचनाओं में आपको देखने को मिलेगा कि जितनी भी समाज की बुराइयां हैं, मतलब बड़े खूंखार रूप से कह सकते हैं, मतलब बहुत ही उस रूप बेहतरीन रूप से उठाने का काम कबीर दास करते हैं। तो तमाम मतलब देखते हैं कि वहाँ पे जनता जागरूक होती है। उस समय भक्ति काल के अंतर्गत जो जनता सामने आती है पूजा पाठ में, वो अछूत समाज ही ज़्यादा आगे आता है और ईश्वर की भक्ति में लीन होता है। तो वहाँ जनता जागरूक हुई थी, अर्थात जनता ने अपने बारे में सोचा था और अपने अस्तित्व के बारे में सोचा, अर्थात जागरण, वो पहला जागरण बोला जाता है। जब उसके बाद हम देखेंगे अगला जो समय आता है मध्यकाल पीरियड के अंतर्गत, कहीं ना कहीं जनता फिर सो जाती है, फिर उसे अपने काम से मतलब होता है, किसी चीज़ से लेना देना नहीं होता है। लेकिन जब आधुनिक काल की शुरुआत होती है और नवजागरण होता है, पुनर्जागरण का जो प्रभाव यहाँ पे पड़ता है, अंग्रेजों का आगमन होता है, तमाम तरह की चीज़ें होती हैं, जनता फिर से जागृत होती है, उसे नवजागरण की संज्ञा दी जाती है। हिंदी साहित्य में भारतीय युग से नवजागरण की शुरुआत मानी जाती है, क्योंकि भारतीय युग के जो लेखक रहे हैं, उन लोगों ने तमाम तरह की सामाजिक बुराइयों पर लिखना शुरू किया, लोगों को जागरूक करना शुरू किया। यहाँ तक कि भारतेंदु ने स्वयं नाटक की रचना लिख के, नाटक खेल के, किरदार निभा के भी लोगों को जागरूक करने की कोशिश किया। उन्हीं में एक उनकी रचना है अंधेर नगरी, जो एक रात में लिखा गया और उसका मंचन हुआ। इस तरह के तमाम प्रयास लेखकों के रहे हैं, जो भारत के कह सकते हैं समाज सुधारक रहे, उनका योगदान है। सभी के योगदान से 1857 की जो क्रांति थी, वो एक
कह सकते हैं तीव्र गति प्राप्त करती है और तेजी से चीज़ें आगे बढ़ती हैं। और 1947 का दिन आता है जब हमें स्वाधीनता संग्राम हमें आज़ादी मिलती है। तमाम तरह की चीज़ों को आपको ध्यान में रख के पढ़ना होगा। बेहतरीन टॉपिक है, मतलब कह सकते हैं कि आधुनिक काल को पूरा पढ़ना होगा आप लोगों को। और जब वो पढ़ लेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि भारतीय साहित्य क्या है और उसकी राष्ट्रीयता क्या है। भारतीय युग के जो लेखक हैं उन लोगों ने राष्ट्रीयता को लेके बहुत लिखा है और राष्ट्र के प्रति समर्पित, एक राष्ट्र होना चाहिए, उसके प्रति समर्पित है। तमाम तरह की चीज़ों को ध्यान रख के आपको ये इकाई को पढ़ना है। आगे बढ़ते हैं। अगली इकाई है इकाई 2। इकाई 2 में आपको विचारधारा पढ़ना है, दर्शन पढ़ना है, जिसमें आपको महात्मा गांधी और महर्षि अरविंद का भारतीय साहित्य प्रभाव। तो सर्वप्रथम आपको पढ़ना है महात्मा गांधी की विचारधारा क्या रही है, उनका कौन सा साहित्य रहा है, महात्मा गांधी की विचारधारा का क्या मतलब है। ठीक उसी तरीके से महर्षि अरविंद दर्शन क्या है, अरविंदो ने किन किन चीज़ों पर ध्यान दिया है, और इन दोनों की जो अपनी विचारधारा है, जो साहित्य उस समय लिखे गए हैं, उस साहित्य पर क्या प्रभाव पड़ा है, उसके बारे में पढ़ना है। उसके तो हुई भारतीय विचारधारा के अंतर्गत चीज़ें। दूसरा जो आपको पढ़ना है विदेशी विचारधारा कह सकते हैं, पाश्चात्य विचारधारा कह सकते हैं, जिसमें मार्क्सवाद है जिसका संबंध कार्ल मार्क्स से होता है। दूसरा अस्तित्ववाद जिसका संबंध सोरेन किरकेगार्ड से होता है। मार्क्सवाद के बारे में थोड़ा सा मैं बता देना चाहूँगी यहाँ पे। मार्क्सवाद कहता है कि दुनिया में कोई समस्या है ही नहीं, अगर कोई समस्या है तो वो धन की समस्या है। इसलिए समाज में दो तरह के लोग हैं, एक शोषक वर्ग है, एक शोषित वर्ग है, तीसरा कोई वर्ग नहीं है। और जो शोषक वर्ग है वो शोषित वर्ग का शोषण करता है। अगर शोषित वर्ग जो है वो एकजुट हो जाए, एक साथ अपनी चीज़ों को लिए, अपने अस्तित्व के लिए आवाज़ उठाए, तो ये शोषक वर्ग कुछ नहीं कर सकता है और वो अपनी चीज़ों को कर सकता है। उसके बाद आता है अस्तित्ववाद। अस्तित्ववाद एक अलग तरह की विचारधारा सामने आती है जिसमें एग्जिस्टेंस को लेके बात की जाती है, जिसके प्रवर्तक कहे जाते हैं सोरेन किरकेगार्ड को। उसके अंतर्गत हम देखते हैं कि अस्तित्ववाद कहता है कि अपने जीवन की जिम्मेदारी खुद लेनी चाहिए। हमें क्या करना है, कैसे करना है, अपने जीवन को कैसे बेहतर बना सकते हैं और कैसे अपने जीवन को ख़राब करते हैं, उसकी जिम्मेदार हम खुद हैं। मतलब अस्तित्व की बात सामने आती है, अस्तित्व को लेके इसमें बात कही गई है। अस्तित्ववाद का प्रश्न अपने आप में सार्थक है, क्योंकि आप क्या करना चाहते हो, कैसे करना चाहते हो, वो आप खुद सोचो, क्योंकि आपका खुद का कोई ना कोई अस्तित्व है, आप किसी के सहारे पे नहीं हो। तो अस्तित्ववाद एग्जिस्टेंस के प्रश्न को लेके आता है कि हमारा भी अस्तित्व है। आप लोग देखेंगे कि बड़े सारे जो विमर्श हैं वो अस्तित्ववाद पे आधारित होकर आगे बढ़ते हैं कि स्त्री का अपना अस्तित्व है या किसी अन्य जाति का अपना अस्तित्व, हम किसी के गुलाम नहीं हैं, हम जो चाहेंगे वो करेंगे, जैसे चाहेंगे वैसे रहेंगे, हम किसी के अधीन नहीं हैं, ना किसी धार्मिक परंपरा के। अस्तित्ववाद कहता है कि अगर आप ईश्वर को मानते हैं तो अपनी शर्तों पे मानिए। कोई ज़रूरी नहीं कि चली आ रही एक परंपरा परिपाटी से जो लोगों ने कह दिया कि इसी तरीके से कर्मकांड करने इसी तरह से ईश्वर मिलता है, तो क्यों करें हम। हमें ईश्वर महसूस होता था, हम महसूस करके ईश्वर को पा सकते हैं। कहने का मतलब है हमारा अपना एग्जिस्टेंस है, पहले हम हैं फिर कोई दूसरा है। तो सबसे पहले खुद के बारे में सोचना है, लोगों के बारे में नहीं। और मार्क्सवाद कहता है समाजवाद का संबंध हो तो समाज के पहले समाज के बारे में सोचो फिर अपने बारे में सोचो। अस्तित्ववाद कहता है पहले अपने बारे में सोचो फिर लोगों के बारे में सोचो, क्योंकि पहले तुम खुद हो। अगर तुम रहोगे तभी तो किसी की हेल्प कर सकते हो, और तुम रहोगे नहीं तो किसी की हेल्प कैसे करोगे। तो तमाम तरह की चीज़ें हैं, इसको पढ़िएगा, समझ में आएगा आपको। मैं अलग अलग टॉपिक भी पढ़ाने की कोशिश करूँगी, विस्तार से पढ़ाऊँगी। अभी तो बस आपको पाठ्यक्रम विश्लेषण कर रही हूँ, जिससे कि आपको समझ में आ जाए कि पेपर को पढ़ना कैसे है। इकाई 3 के अंतर्गत आते हैं। इकाई 3 में अनंत मूर्ति का उपन्यास लगा हुआ संस्कार जो आपको पढ़ना है। संस्कार उपन्यास भी व्यंग्यात्मक उपन्यास है और इसमें ब्राह्मणत्व पर बहुत तीखा कटाक्ष किया गया है। आप पढ़िएगा तो आपको समझ में आएगा कि इसमें संस्कार से क्या तात्पर्य है, संस्कार आखिर किसे कहा जाए। संस्कार जो दिखता है वो है, जो नहीं दिखता वो है। संस्कार के पीछे कितने धार्मिक कर्मकांड, कितनी चीज़ें होती हैं, उन सब का बहुत ही अच्छी तरीके से पर्दाफाश किया गया है। तो बेहतरीन उपन्यास अनंत मूर्ति का, इसको पुरस्कार भी मिला है। आप ये उपन्यास आपके बुक में भी दिया होगा, नहीं तो आप PDF डाउनलोड कर लीजिए, आराम से इजीली मिल जाएगा। गूगल पे आप टाइप करेंगे संस्कार उपन्यास अनंत मूर्ति PDF, आपको मिल जाएगा। तो आप वहाँ से लाइन टू लाइन पढ़ेंगे तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा चीज़ों को। मतलब सामाजिक रूढ़ियों को, कुरीतियों को आप समझ पाएंगे कि क्या चीज़ें रही हैं। आगे बढ़ते हैं। रविन्द्रनाथ टैगोर
के बारे में पढ़िएगा। उनकी रचना है गीतांजलि, जिस पर सर्वप्रथम नोबेल पुरस्कार साहित्य के क्षेत्र में मिला था। उसके बारे में पढ़िएगा। पहले गीतांजलि की थीम के बारे में पढ़िएगा। इसमें प्रकृति प्रेम को ध्यान में रख के लिखा गया है, उसके बारे में पढ़िएगा। रविन्द्रनाथ टैगोर का पूरा जीवन परिचय और साहित्यिक परिचय, उनका क्या यात्रा रही है, उनकी क्या विचारधारा रही है टैगोर के बारे में और गीतांजलि के बारे में पढ़ने के बाद ही आप गीतांजलि की जो कविताएं लगी हुई हैं, लगभग 20 कविताएं लगी हुई हैं, आप एक एक पढ़ेंगे तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। जब तक आप टैगोर के बारे में, गीतांजलि के बारे में पढ़ेंगे नहीं, तब तक उनकी कविताओं को समझना थोड़ा मुश्किल है। तो आप इसको पढ़िएगा। अगर मैं अगले वीडियो में आप लोगों से मिलती हूँ तो मैं कोशिश करूँगी एक एक टॉपिक को अच्छे से पढ़ाने का। अभी आप लोग खुद से पढ़ने की कोशिश कीजिए, इसलिए मैं आपके समक्ष ये पाठ्यक्रम विश्लेषण पूरा रख रही हूँ। लास्ट इकाई 4 के अंतर्गत एक नाटक शामिल किया गया है। विजय तेंदुलकर का मराठी नाटक है, जिसका शीर्षक है घासीराम कोतवाल। घासीराम कोतवाल एक राजनीतिक नाटक है, बेहतरीन नाटक है। राजनीति पे करारा व्यंग किया गया है, किस तरीके से अपने भी अपने नहीं होते हैं और तमाम तरह के षड्यंत्र में फंसते हुए आदमी अपने आप को खो देता है। जब उसे पश्चाताप होता है तब तक समय बीत चुका होता है, अर्थात तब पछताए का होत है जब चिड़िया चुग गई खेत। तो इंसान और राजनीति किस तरीके से लोगों के अंदर घुल मिल के आदमी को सत्ता की लालच कहाँ पहुँचा देती है, उसके बाद जब धराशायी होता है तो कुछ नहीं बचता है। बहुत बेहतरीन नाटक है घासीराम कोतवाल का, पढ़िएगा और आपको अच्छा लगेगा। ये हुआ अभी तक का विश्लेषण। मिलते हैं अगले वीडियो में आप लोगों के एक एक टॉपिक को लेके। तब तक आप लोग खुद पढ़िए और समझने की कोशिश करिए। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। थैंक यू सो मच।